हेलो एवरीवन। हम लोग आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो फर्स्ट हमारा जो मोशन का जो लॉ है। हमने पहले भी देखा था प्रीवियस क्लास जो 9th-10th वगैरह है उसमें भी कि किस तरीके से ये लॉ है, लेकिन हम लोग अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ढंग से समझे, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है वो उसमें प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप इसको सिर्फ लॉ को मतलब एक मेमोराइज हो जाता है या प्रॉपरली इसको समझने में दिक्कत होता है। इसलिए तो हम लोग सारे जो लॉज हैं, अभी फिलहाल हम लोग फर्स्ट लॉ को देखने वाले हैं, फिर सेकंड लॉ देखेंगे, थर्ड लॉ देखेंगे, और एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल किस तरीके से हमारे सराउंडिंग से कनेक्टेड वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है, न्यूटन्स जो हमारा फर्स्ट लॉ है, वो बेसिकली ये कहता है कि किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट पर अगर टोटल फोर्स यानी वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस इज जीरो, देन वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा या रेस्ट में रहेगा। तो हमें पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग बात करने वाले हैं रेस्ट, मोशन, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन का। तो जब भी ये बात आ रहा है तो कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग बता नहीं सकते कि ऑब्जेक्ट किसके फ्रेम में मोशन में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो इन जनरल क्या बोला गया है कि नेट फोर्स यानी कि वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस अगर ये जीरो है, देन एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। इसका मीन्स क्या है? एक्सेलरेशन जीरो मीन्स क्या हो गया कि हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? चाहे तो वो रेस्ट में या वो एक मोशन में जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म स्पीड से। ये बात समझ में आया? अब ये तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आपको पहले से पता होगा, लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो समझने वाली ये है कि हम लोग जब भी बात करेंगे तो क्या बात करेंगे किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग ऐसे बोलने वाले हैं कि मान लो कि ये हमारा एक फ्रेम है, इसमें एक ये पार्टिकल P कोई रखा हुआ है। अगर इस पर नेट फोर्स हमारा जीरो है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो होगा। यानी कि कोई भी इस पर फोर्स जो सम ऑफ द टोटल फोर्स अगर जीरो है तो चाहे तो ये रेस्ट में होगा या कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड से, या इसको बोलते हैं वेलोसिटी विथ स्पीड विथ अ सिंगल डायरेक्शन, या सिंगल डायरेक्शन, या इसको आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन। ये तो स्टेटमेंट की बात हो गई। तो यहां हम लोग क्या चीज ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट ये फ्रेम, किसी एक फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग बातें कर रहे हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हुआ। अब इसमें बात समझने वाला ये है कि फर्स्ट लॉ को तो चलो हम लोग समझ गए, पहले भी समझे तभी भी समझ गए। आखिर इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पर आता है? समझने वाली बात यह है, कन्फ्यूजन तब आता है जब, अब चलो एग्जाम्पल्स आपको दिखाते हैं कि कन्फ्यूजन कहाँ आ सकता है और कैसे हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। अब बाय द वे कि ये जो फ्रेम हमने लिया इसमें देखा कि नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स हमारा जीरो है।
अब देखो समझने वाली क्या बात है, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बारीकी से तो समझ में आएगा। बाय द वे, एक हम लोग क्या करते हैं कि टेबल को ड्रॉ करते हैं। एक अपना टेबल है, एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल पर ये बुक रखा हुआ है, बात ध्यान से समझना। ये अगर बुक रखा हुआ है, ये अर्थ है, बात समझना। अर्थ पर कोई जो पर्सन है इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहां पर इसे क्या दिखेगा, ये दिख रहा है रेस्ट में है, ये रेस्ट में दिख रहा है। तो यहां पर ये क्या दिखेगा कि यहां पर इसका नीचे की तरफ वेट लग रहा होगा बुक का, और ये टेबल इसको ऊपर की तरफ बुक को पुश कर रहा होगा, होल्ड करने के लिए कर रहा होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग नेट फोर्स की बात किए तो क्या हुआ, नेट फोर्स हमारा हो गया। टोटल फोर्स की बात करें, किसी को एक डायरेक्शन में ले लेते हैं प्लस या माइनस, तो नेट फोर्स हमारा 0 हो गया। क्यों? क्योंकि बुक इज एट रेस्ट। ए रेस्ट में आपको दिखा। तो यहाँ पर हमारा न्यूटन्स लॉ, चलो समझ में आया। न्यूटन्स क्या बोला था, न्यूटन्स लॉ ये बोला गया है कि अगर नेट फोर्स आपका 0 है तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, दिखा। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर हमने एक कार ले लिया, ऐसा कार, एक कार है, एक ग्राउंड पर है, ठीक है। यहां पर कुछ इस तरीके से एक बॉल हैंग किया हुआ है, बात समझना। अब ये कार पर कोई फोर्स लगा, कोई फोर्स लगा, सपोज इसमें F0 फोर्स लगा, जिसके कारण एक्सीलरेशन A0 आ गया। इस कार की बात कर रहा हूं, इस कार में। अब यहां से जो ऑब्जर्वर इसके अंदर है, जब अभी रेस्ट में था तो इसको क्या दिखेगा, बॉल इस तरह हैंग करते हुए वर्टिकली। अब जैसे ही मोशन इसमें आया, फोर्स लगा, तो बॉल कुछ इस तरह से दिखा होगा, राइट। यानी इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हुआ होगा। लेकिन जो पर्सन ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, बात समझना, तो ये पर्सन जब अंदर है, कार के अंदर, इसको क्या महसूस हो रहा है, ये तो ये कार के सिस्टम के अंदर है, इसको तो कोई फोर्स महसूस नहीं होगा। कार इसे कैसा दिखेगा, रेस्ट में दिखेगा। लेकिन ये अंदर क्या हैपनिंग हो रहा है, ये दिख रहा है कि बॉब मूव कर गया, मान लो कुछ एंगल से मूव कर गया होगा, थीटा ही मान लो ऐसे, ठीक है। अभी उस डिटेल में नहीं जा रहे, अभी हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल फिनोमेना क्या होता है। तो यहाँ पर जब देखा कि ये फोर्स लगा, ये हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ये तो अंदर सिस्टम में, इसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ये तो समझा कार रेस्ट में है, क्योंकि कार के अंदर ये पर्सन बैठा हुआ है। तो इसे देखा कि ये चेंज हो गया इसका पोजीशन। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये सोचा कि चलो न्यूटन्स लॉ यहाँ पर लगाते हैं, बात समझना। तो इसने बोला कि ठीक है, यहाँ पर इसका वेट लग रहा होगा, चलो जी कुछ टेंशन लग रहा होगा। तो यहाँ पर अभी तक देख रहा था कि यहाँ पर वेट है, यहाँ पर ये टेंशन जो भी लग रहा था, टी डैश जो भी, तो अभी तक तो इसको दिख रहा था कि नेट क्या था, W माइनस टी डैश 0 नेट फोर्स। जब यहाँ पर कोई फोर्स लगा ही नहीं तो नेट फोर्स यहाँ 0 होना चाहिए था, लेकिन बिना फोर्स लगे हुए ये टिल्ट हो गया। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 था, यहाँ नेट फोर्स क्या है, 0 है। यहाँ नेट फोर्स 0 है, इस पर्सन के लिए नेट फोर्स 0 है। कार को आपने मूव किया एक्सीलरेशन से, F0 फोर्स लगाया, इसे नहीं पता है क्योंकि फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है इसे। लेकिन क्या समझ में आया कि टिल्ट हो गया। तो ये ऑब्जर्व ये किया कि बिना फोर्स, यानी कि F नेट हमारा 0 है, फिर भी एक्सीलरेशन नहीं 0 है, कुछ ना कुछ आ गया। कुछ ऐसे भी सिचुएशन आ सकते हैं कि जहां पर F नेट 0 नहीं है, उसके बाद भी एक्सीलरेशन 0 होगा। अभी केस आपने एक देखा ना कि यहाँ टोटल फोर्स क्या था, 0 था इसके लिए, लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ इससे देखने को मिला, बॉल शिफ्ट हुआ, कोऑर्डिनेट इसके चेंज हुए, XYZ जो भी हो चेंज हुआ। तो लेकिन न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपका F नेट यदि 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो एक्सीलरेशन 0 भी होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया, यहाँ पर अभी न्यूटन्स लॉ हमने लगाया तो करेक्ट हमारा सिस्टम बैठा,
यहाँ पर दिक्कत होने लगा। यहाँ से बात आया, फ्रेम दो टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। बात समझ में आया? अब बात समझना, जो हम लोग बात करते हैं कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल यहीं से ओरिजिनेट हुआ। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जाता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल के लिए बिल्कुल ध्यान रखना, ये कभी कंफ्यूज नहीं करोगे आप। बोलता है कि कोई एक ऐसा फ्रेम लिया, अगर उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कोई पार्टिकल रखा हुआ है, अगर उस पर एफ नेट हमारा 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 अगर हो रहा है तो हमारा क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है। ये क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। और जनरली जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस कोर्सेज में, मोस्टली हम लोग करने वाले हैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, और अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम। बहुत माइन्यूट आप ऑब्जर्व करोगे तो वो भी इनर्शियल हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इतना माइन्यूट डेविएशन एक्सेलरेशन होता है कि उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, वो बात की बात है। तो फिलहाल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अर्थ को जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम है। और जहाँ पर ये दो बातें हो जाए, मान लो कि एस डैश एक फ्रेम है जहाँ पी पार्टिकल है, अगर यहाँ पर नेट फोर्स हमारा 0 है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन 0 नहीं है, या नेट फोर्स हमारा 0 नहीं है और एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई केस हो किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। ये क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल। तो इनर्शियल में ध्यान रखना कि एफ नेट जहां पर 0 है एक्सेलरेशन 0 होगा। नॉन इनर्शियल में यानी उस फ्रेम में, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पी का अगर पोजीशन का हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है हमने निकाला, उसके बाद भी अगर 0 है नेट फोर्स, एक्सेलरेशन कुछ दिख रहा है, यानी नॉन इनर्शियल है। या एफ यूनिट 0 नहीं है, एक्सेलरेशन कुछ दिख रहा है, नॉन इनर्शियल है। तो बात आता है कि आखिर न्यूटन्स लॉ कहाँ वैलिड है, तो न्यूटन्स लॉ इनर्शियल फ्रेम में वैलिड है। तो न्यूटन्स लॉ कहाँ वैलिड होगा, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम। ये बात समझ में आया? तो हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझा, आखिर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पढ़ने का क्या ज़रूरत पड़ा ये समझ में आया, क्योंकि हम लोग जो न्यूटन्स लॉ है वहाँ पर नहीं लगाते हैं। अब बात थोड़ा सा यहाँ समझते, इसको और भी डिटेल में समझेंगे कि आखिर नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैसे लगेगा। तो इसमें सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पर एक्सेलरेशन है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर हल्का सा हिंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट मेरा हुआ, इसका मास सपोज कर लो m है, तो यदि ये कार पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन जा रहा है, जो फ्रेम है एक्सेलरेशन से जो जा रहा है उसके अपोजिट में मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो उस एक्सेलरेशन को, इसको हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे कैसे, बस इस चीज़ को माइंड में रखना, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो जहाँ भी हो, कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, किसी पार्टिकल का हम लोग ऑब्जर्व करना है, उस पर न्यूटन्स लॉ लगाना अगर है, तो फ्रेम का जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप एक फोर्स लगा दो, ये सूडो फोर्स कहलाता है, इमेजिनरी फोर्स कहलाता है, जो भी आप कर दो। इस कारण यहाँ पर न्यूटन्स लॉ को हम लोग लगा सकें। बेसिकली ये कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इस पर ये लग नहीं रहा है फोर्स, हम लोग अपने इस रूल को वैलिड करके, इसको ऑब्जर्व करके डिफरेंट जो पैरामीटर है हमारा मोशन को निकालने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये पर्सन जब ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ क्या करेगा, एम ए नॉट भी लगाएगा। आया बात समझ में? तो हम लोग समझे अभी तक क्या कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल की जरूरत क्यों पड़ा, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ पर लगता है और किस केस में, ये ध्यान बिल्कुल आप रखना। नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम का क्या कंडीशन है, ओके, नोट डाउन करो आप, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसी को लेकर थोड़ा सा हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यदि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इसको हम लोग तो थ्योरेटिकल डिराइव कर लेते हैं, प्रैक्टिकल समझ में आया कैसे हो रहा है, राइट। चल अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। बाय द वे ये अपना कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो चुका है। तो बाय द वे हमारा एक सिस्टम है एस डैश, ये हमारा पार्टिकल है, पार्टिकल मीन्स ये बॉल की बात कर रहे हैं।
ये हमारा सिस्टम और दूसरा हमारा एक सिस्टम है एस। एस मीन्स क्या है, ग्राउंड है, इनर्शियल फ्रेम की बात करें, ये हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम। ये हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल देता हूँ अर्थ, ठीक है। कोई भी इनर्शियल फ्रेम हो सकता है। बेसिकली देखा जाए तो इनर्शियल फ्रेम को जो बेसिक डिफिनेशन जो वहाँ पर हमने डिस्कस किया है ना कि एफ नेट जीरो है, अगर एक्सेलरेशन वहाँ जीरो है तो हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो बाय जब ये अर्थ है, चलो है ना, ये अर्थ गाड़ी रखा हुआ ये अर्थ है, ये हमारा ये कार है, ये पार्टिकल है, इस तरीके से। इसमें क्या है, ये हमारा सिस्टम जो है ए नॉट से मूव कर रहा है, ठीक है, ये एस डैश। यानी कि यहाँ से हम लोग ऐसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, आप देखते जाओ कैसे आप आराम से समझोगे। एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस, इसका तो हम लोग कर सकते हैं, रिलेटिव मोशन में पढ़ा था ना, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, कोई एक कॉमन फ्रेम ले लिया, प्लस माइनस एक्सीलरेशन ऑफ एस विथ एस डैश, या इसको सिंपल में ऐसा लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश यानी कार, प्लस एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश विथ रिस्पेक्ट टू एस यानी कि अर्थ। अब हमें पता है यहाँ पर कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल यानी पार्टिकल का ग्राउंड से, यानी कि ये पार्टिकल का ग्राउंड से ऑब्जर्व करने वाली एक्सीलरेशन है, ये पार्टिकल का कार से ऑब्जर्व करने वाला ये एक्सीलरेशन है, और ये खुद कार अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या एक्सीलरेट कर रहा है, राइट। समझ में आ रहा है आपको। चलिए इसको ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं हम लोग कि ए पी एस यानी एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपके समझने के लिए बस, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है, हमारा क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू क्या कार क्या है, ए नॉट है। चलो इसको ऐसे रब करते हैं, तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कार क्या है, ए नॉट से जा रहा है, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये पार्टिकल कार के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए नॉट। देखो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये बंदा जो ऑब्जर्व करना चाह रहा है एक्सीलरेशन क्या हुआ, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि कोई भी सिस्टम, अब देखो समझ, यहाँ से जो ही बताया था कि सूडो फोर्स कैसे लगता है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं मास से मल्टीप्लाई, इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू कार। फोर्स इस पर कौन कौन सा लगेगा, तो बोल रहा है कि फोर्स ऑन पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो ऑब्जर्व कर रहा है कौन कौन सा इसको दिख रहा है, वेट, टेंशन और माइनस फोर्स अप्लाइड ऑन कार, यानी कि एफ नॉट। बोला था ना एफ नॉट से गया मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी कि कभी भी, ये समझ में आ रहा है आपको, फोर्स ऑन पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर, ये जब बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, ये पर्सन जो ऑब्जर्व कर रहा है, तो क्या बोल रहा है कि फोर्स, इस ऑब्जर्व करने वाला कौन कौन सा फोर्स दिख रहा है, तो एफ पी जी जो लगा, वेट, टेंशन, माइनस अगर उसमें से हम लोग एम ए नॉट कर दें तो हमारा नीट फोर्स यहाँ जो लग रहा था अभी वो आ जाएगा।
नेट फोर्स आ जाएगा कि टेंशन भी लग रहा था, वेट भी लग रहा था, इधर एम ई नॉट। तो कभी भी कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आप जाते हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप यदि कहीं भी जाते हो आप, ठीक है, उसमें जाकर ऑब्जर्व कर रहे हो, पार्टिकल कहाँ कर रहे हो, कार से ऑब्जर्व कर रहे हो, उसमें ग्राउंड से जो जो फोर्स लग रहे हैं माइनस सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या हो जाएगा, जो सिस्टम का एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में बस माइनस कर देना है उसके मास से। तो हमारा सिंपल इस जो कंसेप्ट है न्यूटन्स लॉ को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बात आया समझ में? आप इसको नोट करो। हमने रिजल्ट अभी लिखा यहाँ पर, ये रिजल्ट लिखा ना, हमने लिखा, क्या लिखा कि एक्सेलरेशन ऑफ P इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए नॉट। बाय द वे, अब मान लो कि ये जो फ्रेम था, जो कार की बात कर रहे हैं, ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या रेस्ट में हो। मान लो कि ए नॉट हमारा नहीं है, हमारा ये क्या है, ये जो कार है रेस्ट में है या यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए नॉट हमारा 0 हो गया, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल P विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो 0 हो गया। अब आपको समझ में आया होगा कि ग्राउंड पर जो जो फोर्स लग रहे होंगे वही हम लोग ऑब्जर्व क्या करेंगे, कार से भी, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू कार इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि ये पार्टिकल का जो जो नेट फोर्स हम लोग देखने वाले हैं कार से, वही हम लोग नेट फोर्स कहाँ से देखने वाले हैं, ग्राउंड से। यानी कि दोनों हमारा क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम हो गया। यानी कि एक यहाँ से कंक्लूजन ये समझ में आया कि अगर कोई फ्रेम यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है या रेस्ट में है किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, यदि कोई कार या कोई फ्रेम जिसका हमारा वेलोसिटी 0 हो या हमारा ये यूनिफॉर्म हो, तो ये भी क्या बन जाता है, एक इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। क्या बन जाता है, इनर्शियल फ्रेम। तो हमने यहाँ पर क्या कंक्लूड किया, दो बातें अच्छे से समझना है कि नॉन इनर्शियल है तो सूडो फोर्स लगाएंगे, अपोजिट में माइनस करेंगे, फिर हम लोग न्यूटन्स लॉ का जो भी है उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या अगर एक्सीलरेट नहीं कर रहा है सिस्टम, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, रेस्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम बन जाता है। यानी कि जो चीज़ यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि कार यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता रहता या रेस्ट में रहता, अब कार है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, तो जैसे यहाँ फोर्स लग रहा है अभी वहाँ लगता, लेकिन वो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो भी जो यहाँ आप अप्लाई करते हो वहाँ पर भी वही अप्लाई होता है। यानी कि कोई उसके पोजीशन में चेंजिंग नहीं आने वाला था, राइट। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट हमें समझना है। यानी कि इफ अ फ्रेम हैज इन रेस्ट / यूनिफॉर्म velocity with respect to another inertial frame, then it would be also called inertial frame.
ये ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन में देखें, आप अभी नोट करो तो समझ में आएगा कि कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं। ओके, हम लोग आगे डिटेल और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसके लिए परेशान नहीं होना है। इसमें जो कुछ कंसेप्ट आने वाला है, क्वेश्चन ये है कि पेंडुलम इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार हैविंग एन एक्सेलरेशन ए नॉट। बाय द वे हमारा ये कार है ऐसे, ओके, इससे एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ है, इसका एक्सेलरेशन है ए नॉट विथ रिस्पेक्ट टू रोड। ये कार का क्या है, रिस्पेक्ट रोड है ये कार का, यानी एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं, क्या है, ए नॉट, राइट। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। अब अभी आपने एक ऐसा देखा था, अब क्या होगा कि जब जैसे ही एक्सेलरेट करेगा तो ये कुछ इस पोजीशन में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ आ जाए तो न्यूटन्स लॉ लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ऑब्जर्वर अगर यहाँ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ कैसे लगाएंगे, इस पर एक सूडो फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, एम ए नॉट, यहाँ हमारे टेंशन टी हुआ, हमारे वेट लगा, वेट पता है आपको क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और बाय द वे मान लो कि एंगल हमारा ये थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसका एक कंपोनेंट ऐसे होगा और एक कंपोनेंट ऐसे होगा। अगर इसको हम लोग क्लियर ऐसे ड्रॉ करें तो ये अपना ऐसे बॉडी हुआ, इसका एक टेंशन ऐसे हुआ, यहाँ एक ऐसे वेट ऐसा लग रहा है, और सूडो फोर्स क्योंकि अप्लाई करना है अपने को न्यूटन्स, तो यहाँ पर इसको दिखा कि एम ए नॉट, और यहाँ पर इसको क्या दिख रहा है कि रेस्ट में, ठीक है, अंदर से जाकर देखने पर। तो इसको कहीं ना कहीं सपोज ये हमारा एंगल वर्टिकल से ये थीटा है, तो एंगल क्या हुआ, थीटा, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये हमारा क्या हो गया, टी कॉस थीटा, और दिस इज टी साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये स्टेबल कंडीशन है, रेस्ट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए नॉट, और टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अगर इसको डिवाइड कर दूं मैं 1 और 2 को, तो क्या हो गया, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए नॉट बाई एम जी। सो हम लोग बोल सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल टू ए नॉट बाई जी, या इसको थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ए नॉट बाई जी। इस एंगल से ये डिफ्लेक्ट करेगा, राइट। यहाँ से अगर हम लोग बनाने की कोशिश करते हो तो दिक्कत होता है, यहाँ से बहुत आसानी से बन गया, इस फ्रेम के अंदर चल गया, हम लोग देख रहे हैं क्या इसकी कंडीशन है, राइट। तो आगे चल के हम लोग थोड़ा सा और लॉ वगैरह समझेंगे। तो जैसे कि एक थोड़ी सी आपको बेसिक बता दूं चीज़ों को, फ्री बॉडी डायग्राम की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग इसमें बेसिकली एक चीज़ को नहीं कवर करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है, हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो खुद समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक मोटे तौर पर बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन रफली एक आइडिया दे देता हूँ जो बेसिक जो होता है उसके बारे में, इससे आपको समझने में दिक्कत होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देखो 2-3 केस जो बेसिकली होता है, बाय द वे हम लोग केस ए ले लेते हैं कि कोई ऐसा स्ट्रिंग है, यहाँ कोई ऐसे एक बॉल लटका हुआ है, मास एम है। अब बात अब समझना कि ये यहाँ पर जो होल्ड है, या ये स्ट्रिंग यहाँ पर है या यहाँ पर है, कहीं भी ये क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स कनेक्टेड है। जब एटम्स के बीच क्या है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनके बीच होता है, ठीक है। इस कारण ये इसको बाइंड करके रखे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात बोलूँ, सपोज इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट का, तो यहाँ पर इसका हम लोग अगर डायग्राम की बात करें तो क्या होगा, वेट होगा mg। तो जब यहाँ से वेट ही नीचे की तरफ पुल करता है, किसको, स्ट्रिंग को टाइट करने के लिए,
तो स्ट्रिंग भी इसको ऊपर होल्ड करने के लिए रखता है। ये क्या करता है? होल्ड करने के लिए रखता है, ठीक है। टेंशन, इसको हम लोग टी नेम दे सकते हैं, और वेट नीचे की तरफ। तो हर एक पार्टिकल, सपोज ये स्ट्रिंग हमारा मासलेस है, तो हर एक पॉइंट पर टेंशन हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन बाय द वे, अभी हम न्यूमेरिकल में नहीं जा रहे हैं, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। सपोज ये ऐसे करके मास है m, और इसका भी स्मॉल मास है। तो किसी एक पर्टिकुलर ए पॉइंट की बात करें, तो यहाँ मास था, यहाँ भी कुछ मास होगा, ऐड होगा, वेट m प्लस समथिंग होगा, यहाँ कुछ m प्लस और एक्स्ट्रा समथिंग होगा। यानी कि हर एक पॉइंट पर टेंशन हमारा चेंज कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि रोप का या स्ट्रिंग का ही मास हम लोग कंसीडर किए हैं। बात समझ में आया? तो टेंशन क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उसी कारण होता है। वो होल्ड करना चाहता है, पुल करना चाहता है चीज़ों को, इस कारण एक दूसरे को अपोज करते हैं। या आप बोल सकते हो न्यूटन थर्ड लॉ जो हम लोग बातें करते हैं कि इस पर फोर्स लगा रहा है, तो उस पर भी अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में वो फोर्स लगा रहा है चीज़ों को। तो यहाँ पर एक तरह का, दूसरी तरीके से ये हो सकता है कि आप यहाँ पर ऐसे कर लो, एक बॉडी है, तो यहाँ पर भी वेट लगने वाला है। तो वेट जब लग रहा है तो ये भी क्या करेगा? इसको अपोजिट, ये ब्लॉक इसको नीचे पुश करना चाह रहा है, लेकिन ये सरफेस क्या है? इसको होल्ड करना चाह रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इसका फोर्स लगाता है। यहाँ भी न्यूटन्स लॉ के कारण जो थर्ड लॉ है उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बॉडी डायग्राम के बारे में बात करें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, राइट। तो इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ओके, नोट करो आप।